हेलो दोस्तों, मैं बिहार बोर्ड क्लास 7 की हिंदी को पढ़ा रहा था। आज का जो चैप्टर है अध्याय 2 है हिमालय की बेटियाँ। जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि इससे पहले मैंने इस चैप्टर की कुछ प्रश्न आंसर को मैंने करा दिया है। इसके बाद जो बचा हुआ है उसको मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बात करें, आज हम देखने वाले हैं इसमें अनुमान और कल्पना से। यहाँ से इसके बाद जितने प्रश्न हैं उन सारी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है उसको समझेंगे। प्रश्न हमारा रहा ये। अब प्रश्न में पूछा क्या गया इसके बारे में जरा समझिए। प्रश्न है कि लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप इन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। अब समझिए प्रश्न को। प्रश्न क्या है? कहा गया कि लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। ठीक है, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें क्या कहा है? किन्हें? नदियों को क्या कहा है? हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? आपसे पूछा गया कि आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे। नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। तो अपनी भाषा में हमने बताया है, बहुत ही बेहतरीन इसका आंसर दिया है। समझिए आंसर क्या है। ठीक है, आंसर देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चलिए। लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है, लेकिन मैं उन्हें हमारी माँ कहना चाहता हूँ। ठीक है, नदियाँ हमें पानी देती है और हमें हमारी हर ज़रूरत पूरा करती है, जैसे एक माँ अपने बच्चों की देखभाल करती है। वे हमारे लिए दोस्त भी है जो हमारे जीवन प्रदान करते हैं। फिर से इस लाइन को समझते हैं। लेखक ने नदियों की हिमालय की बेटियां कहा है, लेकिन मैं क्या कहना चाहूँगा? उन्हें माँ कहना चाहता हूँ। नदियाँ हमें पानी देती है और हमारी ज़रूरत पूरा करती है, जैसे एक माँ अपने बच्चों को देखभाल करती है। वे हमारे दोस्त भी हैं और हमें जीवन प्रदान करते हैं। समझे मेरी बातों को? चलिए इसके बाद और देखते हैं। नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, जैसे नमामि गंगे कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य गंगा नदी को साफ करना है। नदियों में कबाड़ और दुकानदारों का गंदा पानी रोकने के लिए नियम बनाए गए। कुछ नदियों की सफाई भी हो रही है, लेकिन ये प्रयास अभी भी सफल नहीं हुआ है। फिर से समझते इस बातों को। कहा गया कि नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की है, जैसे कि नमामि गंगे कार्यक्रम। ठीक है, ये सरकार द्वारा चलाई गई योजना है जो कि नदियों को साफ करने के लिए चलाई गई थी, जिसका उद्देश्य गंगा नदी को साफ करना था। जैसा कि मैंने बताया भी, नदियों में कबाड़ और दुकानदारों यानी दुकानों से जो गंदा पानी रोकने के लिए नियम भी बनाया गया है। ठीक है, कुछ नदियों की सफाई हो रही है, लेकिन ये प्रयास अभी भी सफल नहीं हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें और एक लाइन है, इसको पढ़िए। इस लाइन को देखते हैं, इस वाली लाइन को। ठीक है, अब इस लाइन को देखते हैं। मेरा सुझाव है कि हमें नदियों में कचरा फेंकना बंद करना चाहिए। लोगों को नदियों की सफाई और उसके महत्व के बारे में सुझाव देना चाहिए। बच्चों को नदियों की सुरक्षा के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, समझ रहे मेरी बातों को? तो ये एक सरल ही भाषा में मैंने इस आंसर को बताया है, जो कि प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर मैंने एक सरल ही तरीके से बताया है, जो कि आपको समझने में और बनाने में बहुत ही आसानी होगी। चलिए अब इसके बाद अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है समझिए। इस प्रश्न में पूछा गया है कि प्रश्न 2 है कि नदियों से होने वाले लाभों के विषयों में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। ठीक है, समझिए पूछा गया कि नदी से क्या क्या लाभ होते हैं, उस पर चर्चा करना है और 20 पंक्ति में, ठीक है, एक निबंध लिखना है। ठीक है, तो इसका आंसर देते हैं। नदियों से होने वाले लाभ कौन कौन से हैं, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो समझिए, अब देखिए यहाँ से एक एक करके देखते हैं कि नदियों से क्या क्या लाभ होती है। ठीक है, तो पहले हम इसको अंडरलाइन कर घेर लेते हैं ताकि आपको
समझने में आसानी हो। इस लाइन को देखेंगे पहले, उसके बाद नीचे वाले लाइन को, पहले ऊपर वाला लाइन देखते हैं। देखिए, नदियाँ हमारे जीवन का आधार है, ये हमारे लिए पानी की दुकानें हैं जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। समझ रहे ना, नदियाँ क्या है, हमारे लिए जीवन का आधार है कि नहीं। ये हमारे लिए पानी की दुकानें हैं जिसके बिना जीवन संभव नहीं है। नदियों का पानी खेतों में सिंचाई हो, पानी से क्या होता है, खेतों में सिंचाई होता है जिससे फलें उगती हैं और हमें भोजन मिलता है। नदियों से बिजली बनाई जाती है जो हमारे घरों और दुकानों को रोशन करती है कि नहीं। चलिए, इसके बाद हम दूसरा लाइन देखते हैं, ये वाला लाइन, इसको पढ़ते हैं। देखिए, ये लाइन अलग अलग नहीं है, एक साथ भी कर सकते हैं। समझाने के तरीकों के लिए मैंने ऐसे ऐसे किया है, आप इस सबको एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। फुल स्टॉप देके आगे पढ़ते हैं। नदियाँ धरती की विशेषताएं हैं। मिट्टी में पोषक तत्व शामिल है जिससे फसलें अच्छी होती है। नदियों के किनारे बसे गांव और शहर फलते फूलते हैं। ये गांव वाले की हर छोटी ज़रूरत है, ठीक है, जैसे नहाना, कपड़े धोना और बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करती है। नदियाँ पूरा करती है कि नहीं, ठीक है, हर गांव की ज़रूरत को पूरा करती है, जैसे नहाना, कपड़े धोना और बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करती है नदियाँ, है कि नहीं। चलिए, इसके बाद आगे देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। इसको, नदियाँ प्रकृति को भी मधुर रचनाएं हैं। नदियाँ जो है प्रकृति की एक मधुर रचना है। ये जंगल और पेड़ पौधों के लिए पानी के ठिकाने हैं जहाँ पर्यावरण हरा भरा रहता है। हमारे कई तीर्थ स्थल हैं नदियों के किनारे बसे, इसलिए नदियाँ हमारी संस्कृति और आस्था का भी हिस्सा है, ठीक है। चलिए, अब इसके बारे में देखते हैं। इसके थोड़ा सा एक लाइन और बचा हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इस लाइन को देखते हैं, है ना। लेकिन आज नदियों का प्रदूषण का शिकार हो रहा है। लेकिन आज क्या है, नदियाँ प्रदूषण का शिकार हो रही है। हमें साफ रखना चाहिए, किसे, नदियों को। नदियाँ हमारी माँ है और हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए। अगर हम नदियों को बचाएंगे तभी हमारा जीवन सुरक्षित है कि नहीं। हम नदियों को बचाएंगे तभी तो हमारा जीवन सुरक्षित रहेगा, है कि नहीं। तो प्रश्न हमारा क्या था, ये वाला, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। तो नदियों से क्या क्या लाभ होंगी इसके बारे में मैंने बताया और 20 पंक्तियों में इसके बारे में हमने चर्चा किया था, ठीक है। ये अभी देखे हैं ये। चलिए, इसके बाद देखते हैं आगे। अब इसके बाद है भाइयों की बात, ठीक है। ये टॉपिक है भाइयों की बात। प्रश्न ये है हमारा। अब इस प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है उसके बारे में ज़रा समझेंगे और देखेंगे। प्रश्न है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण के तौर पे दिया गया है, सम्भ्रात महिला की भांति भी अनोखी थी, ठीक है। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ इस्तेमाल की जाती है। ये जो क और ख देख रहे हैं आप, ठीक है, वहाँ पे जो प्रश्न किया गया था, ये जो क और ख देख रहे हैं, जो प्रश्न किया गया था उसका आंसर है, ठीक है। ये सही तरीके से ये आंसर बनाया गया है। आप क्वेश्चन देखेंगे किताब में तो कुछ और तरीके से होगा, उसका आंसर सही तौर पे ये दिया गया है, समझ रहे। चलिए, अब दूसरा प्रश्न है, इस प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न हमारा ये है, प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी माने जाते हैं। कहा गया निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं ही मानव जीवित होती। सॉरी, क्वेश्चन फिर से समझिए। क्वेश्चन है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित होती है। लेकिन नहीं, लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं। फिर से क्वेश्चन समझते कह क्या रहा है। कहा गया कि निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी, यानी निर्जीव अगर कोई वस्तु है उसको मानव संबंधी अगर नाम दे देते हैं तो वे निर्जीव वस्तुएं भी मानिए कि वो जीवित होती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं, जैसे कि, अब समझते हैं। जैसे कि क में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे दिया गया
इसमें कि परंतु इस बार मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। ठीक है, ये प्रश्न है। परंतु इस बार मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। दूसरा है हमें कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है। ठीक है, पाठ से इसी तरह और उदाहरण खोजे। ये दो उदाहरण दिए थे। ठीक है, क और ख, और पाठ से इसी प्रकार से दो उदाहरण और खोजना है। ठीक है, तो इसका उदाहरण मैंने खोजा है और आप लोगों को बता रहा हूँ पाठ के अन्य उदाहरण। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। इसके उदाहरण को देखते हैं। देखिए, एक उदाहरण ये हो गया, नदियाँ हिमालय की बेटी की तरह 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 से उछलती कूदती है। नदियाँ हिमालय की बेटी की तरह तरह से उछलती कूदती है। कहने का मतलब ऐसे कह सकते हैं, नदियाँ हिमालय की बेटी की तरह उछलती कूदती है। तरह तरह दो बार है, एक बार काट भी सकते हैं, तरह से उछलती कूदती है। ठीक है, दूसरा वाक्य हमारा ये हो जाएगा, हिमालय को नदी का पिता कहा गया है। ठीक है, आगे, हिमालय का उछलना और हंसना बच्चों की तरह है। अगला उदाहरण देखते हैं, हिमालय के भगवान में नदियाँ की तरह खिलती है। अगला, समुद्र को हिमालय का मित्र कहा गया है। ठीक है, ये उदाहरण सब हो गए। अब इसके बाद देखते हैं तीसरा प्रश्न है, उस प्रश्न को देखते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न क्या है? प्रश्न हमारा ये है, इसमें कहा गया कि पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष से संज्ञा का मिलान करें। इससे पहले मैंने बता दिया था, अब इसमें बताना है। पिछली कक्षा में फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर सकते। विशेषण क्या होते हैं उसके भेद के बारे में मैंने बता चुका था पहले, और उसके बाद आगे बताना है कि नीचे दिए गए विशेषण और विशेष से संज्ञा का मिलान करें। एक विशेषण है और विशेष संज्ञा का मिलान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मिलान किया हुआ है, आपकी किताब में उलट पलट कर दिया गया होगा, मैंने मिलान यहाँ पे कर चुका है। तो इसको अब देखिए, मूसलाधार का आप मिलान करेंगे वर्षा से। जो किताब में मूसलाधार का क्या हो जाएगा? वर्षा। ठीक है, यहाँ मिलान करके दिया गया है, आपकी किताब में इधर उधर करके दिया गया होगा। घर घना का जंगल हो जाएगा, चंचल का महिला हो जाएगी, समतल का आंगन और सम्भ्रात का नदियाँ हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे मिलान किया हुआ है। चलिए चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा प्रश्न हमारा ये रहा, चलिए प्रश्न है, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप होता है। ठीक है, इस शब्द में और शब्द का लोप होता है, जैसे राजा रानी। ठीक है, राजा रानी कहने से राजा और रानी ऐसे बोल सकते हैं कि नहीं? ठीक, द्वंद्व समास का अर्थ राजा और रानी, यहाँ पे वही बताया गया कि द्वंद्व समास का अर्थ राजा और रानी। राजा और रानी, पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। खोजकर वर्णमाला क्रम शब्दकोश शैली में लिखें। अब फिर से समझिएगा, कहा गया कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं, जैसे कौन सा दोनों पद? यहाँ जैसे राजा लिखा हुआ है और यहाँ रानी, तो ये दोनों पद, ये राजा और ये रानी, दोनों पद प्रधान हैं। ठीक है, और इसमें और शब्द का लोप होता है, यानी और शब्द छुपा होता है। और शब्द का लोप कहने का मतलब और शब्द क्या होता है? और शब्द छुपा होता है इसमें। अब छुपा क्या होता है, कैसे? ये जो लाइन ऐसे देख रहे हैं ना, जैसे इधर राजा लिखा हुआ है, इधर रानी लिखा हुआ है, तो बीच में ये लाइन जो देख रहे हैं ना, ठीक है, इसी में और शब्द छुपा हुआ है, और शब्द का लोप है। ठीक है, तो यही पूछा गया। आगे वर्णमाला से इसी प्रकार से शब्द खोजना है। चलिए, तो देखिए, इसमें देख रहे होंगे, जैसे इसका आंसर के तौर पे मैंने बताया है, यहाँ देख रहे हैं ना, पाठ्य में सुसंगत द्वंद्व समास निम्नलिखित है, जिसके क्रमानुसार क्रम लिखा गया है। जैसे देखिए, छोटे बड़े, माँ पापा या माँ पिता। ठीक है, तो इसमें द्वंद्व समास निम्नलिखित है। कैसे? देखिए, इसमें द्वंद्व समास कैसे हुआ? देखिए, छोटे बड़े, यानी इसको हम बोल सकते हैं छोटा और बड़ा, या छोटे और बड़े, और तो छुपा हुआ है ना इसमें, से माँ पापा, तो माँ और पापा, इसको बोल सकते हैं कि माँ और पापा। तो ये द्वंद्व समास का इसमें लोप था। चलिए, अब पांचवें प्रश्न को देखते हैं। पांचवा हमारा प्रश्न क्या है? ठीक है, पांचवा प्रश्न हमारा ये रहा।
प्रश्न हमारा ये रहा। इस प्रश्न को पढ़ते हैं। नदी को उल्टा जहाज से दीन होता है। नदी को उल्टा जहाज से दीन होता है, जिसका अर्थ क्या है? गरीब होता है। ठीक है, नदी को उल्टा जहाज से दीन होता है, इसका अर्थ होता है गरीब होना, यानी जिसका अर्थ गरीब होता है। आप ही 5 ऐसे शब्द लिखे जिससे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। जिसे उल्टा लिखने पर क्या हो जाए? सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे का नाम भी लिखें, जैसे नदी और दीन। नदी और दीन, जैसे देखिए नदी लिखा हुआ है, इसका उल्टा करने पे दीन हो गया, तो ये भाववाचक संज्ञा हो गया। तो इसी प्रकार से और शब्द आपको लिखना है। तो नीचे 5, यहाँ पे देख रहे हैं, नीचे 5 ऐसे शब्द दिए गए हैं। नीचे 5 ऐसे शब्द दिए गए हैं जिन्हें उल्टे गीत पर सार्थक शब्द शामिल हैं, साथ में अन्य प्रकार भी लिखे गए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए नदी और दीन, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। 9 और 1, ये द्रववाचक संख्या हो गया। नशा और शान, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। तो देखिए यहाँ नदी है, इसको उलटने पे दीन बन गया। यहाँ 9 है, इसको उलटने पे 1 बन गया। इस नशा है, इसके उलटने पर शान बन गया। तो समझ रहे हैं ना, यही पूछा गया था इसमें। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा है क्या? प्रश्न हमारा है क्या, इसको देखिए। तो प्रश्न हमारा ये है। प्रश्न है कि समय के साथ भाषा बदलता है, शब्द बदलते हैं और उसके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी के नाम पर दूसरा रूप वेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में ढूंढकर इस नाम के अन्य रूप लिखिए। अब नीचे जो शब्द लिखे उसके अन्य रूप जैसे लिखना है, जैसे कि बेतवा नदी का जो अन्य रूप वेत्रवती है, उसी प्रकार से शब्द दिए गए उसका दूसरा रूप लिखना है। तो मैंने आंसर लिखा है, चलिए समझिए। जैसे आप देख रहे होंगे सतलुज, सतलुज को सतद्रुम कहते हैं। रोपड़ को रूपपर कहते हैं। झेलम को विशेषता कहते हैं। चीन को विपाशा बोलते हैं। अजमेर को अजयमेरू कहते हैं। वाराणसी को वाराणसी। वहाँ पे शब्द दिए गए थे, मैच करना था तो मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए अब ये ख़त्म हो गया। तो इस प्रकार से आपका चैप्टर 2 जो था वो ख़त्म हो गया। इस प्रकार से आपका जो चैप्टर 2 था वो ख़त्म हो गया। इससे पहले मैंने पार्ट 1 कराया था, अभी पार्ट 2 कंप्लीट करा दिया। ठीक है, इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें कि हम लोग अब देखने वाले हैं पार्ट 3। पार्ट 3 के प्रश्न आंसर को देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।